नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र मौर्य एक बार वापस आपका सॉल्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पेपर नंबर 807 का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। दोस्तों, हमें ग्रामेटिकल एरर जो फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है। I will not attend the party since I have many works to complete. आज मैं पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरे पास आज करने को बहुत सारे काम हैं। मेरे दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वर्क्स आया हुआ है। और मेरे दोस्तों, जब बात आती है बहुत सारे कामों की, तो ध्यान रखिएगा, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसमें डायरेक्टली इसको एस लगाकर नहीं लिखा जा सकता, ना ही इसके आगे कोई आर्टिकल लगाया जा सकता। इट मींस अगर हमें इसको प्लूरल करना होगा तो हमें करना पड़ेगा मैनी मैनी पीसेस ऑफ वर्क। मैनी पीसेस ऑफ वर्क करना पड़ेगा। इट मींस ऑप्शन बी सही आंसर होना चाहिए। वर्क नहीं होगा, मैनी पीसेस ऑफ वर्क होगा। Identify the segment in the following sentence which contains a grammatical error. वापस से एरर का क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ते हैं। She threatened, पहले दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ सेकंड फॉर्म आई है, that she will lodge a complaint against me. उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरे खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवा देगी। दोस्तों, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर विल जो कि प्रेजेंट फॉर्म शो कर रहा है। तो यहां पर इस पास्ट को देखते हुए यहां विल ना आकर यहां पर भी वुड का यूज आना चाहिए, तो पास्ट के लिए आगे का सेंटेंस पास्ट में ही हो। तो यहां पर भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन टू फिल इन द करेक्ट। ही इज डैश ईर। दोस्तों, ईर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, ठीक है। He is dash e to the throne। throne का मतलब होता है सिंहासन, गद्दी, ठीक है, कि यह इस सिंहासन का उत्तराधिकारी है। अब दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर जो ईर लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन ईर जाता है, एच इसमें साइलेंट होता है, यानी ये बी तो आने से रहा, ठीक है। यहाँ पे वन भी नहीं आएगा कि वो थ्रोन का, इस सिंहासन का एक उत्तराधिकारी। सीधी सी बात क्या चलेगी, वह इस सिंहासन का उत्तराधिकारी, ठीक है। इसी प्रकार से एनी भी नहीं आएगा क्योंकि एनी ट्रांसलेशन में कोई की बात है, वह इस सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी है। तो सीधी सी बात, हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, ए, वह इस सिंहासन का उत्तराधिकारी, इस गद्दी का उत्तराधिकारी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। वापस से दोस्तों हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही फिल करना है। The rich parents decided to send their two sons to Athens। कि उन अमीर माता पिता ने अपने दो बच्चों को एटन भेजने का निर्णय लिया। स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है गढ़। जो किसी विशेष बात के लिए, विशेष लोगों के लिए जो एक जगह होती है, वो गढ़ माना जाता है, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ डैश ऑफ द रिच, ठीक है। तो यहां पर आंसर आएगा आपका प्रोजेंसी। प्रोजेंसी मतलब संतान, जो कि द रिच मतलब अमीरों की, अमीर लोगों की, जो कि अमीर लोगों की संतानों का क्या है, गढ़ माना जाता है एटम।
का मतलब होता है वंश, और फोरबियर का मतलब भी वही होता है, कहीं ना कहीं वंश ही होता है। और पेरेंट्स मतलब माता पिता। तो पहले दोस्तों यहाँ पर बात यही कह रही है कि उन्होंने अपने बालक को, दो बेटों को एटम भेजने का निर्णय लिया, जो कि अमीरों की संतानों का, अमीरों की संतानों का गढ़ माना जाता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। प्यारे दोस्तों, अब इस मुहावरे का हमें सही अर्थ देना है। अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम। कई बार हम कहते हैं ना कि यार आप छुपा रुस्तम निकले, तो छुपा रुस्तम का मतलब होगा अनएक्सपेक्टेड विनर, ऐसा विनर, ऐसा विजेता जिसकी किसी भी कोई आशा नहीं। तो डार्क हॉर्स का सही आंसर होगा एन अनएक्सपेक्टेड विनर, नहीं एन एक्सट्रीमली करप्ट पर्सन, यानी अत्यधिक भ्रष्ट व्यक्ति, नोटोरियस क्रिमिनल, एक कुख्यात अपराधी, एंड एक्सट्रीमली रिच पर्सन, एक अत्यधिक अमीर। इसलिए ना ए होगा, ना बी, ना ही सी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। टू कीप अप अपीयरेंस, वापस से दोस्तों ये हमारे सामने एक ईडियम है। इस ईडियम का ही हमें उचित अर्थ बताना है। कीप अप अपीयरेंस का मतलब होता है दोस्तों, यस, टू कीप अप एन आउटवर्ड शो, यानी बाहरी दिखावा करना, और हैप्पीनेस यानी खुशी का, और प्रोस्पेरिटी यानी संपन्नता का, संपन्नता यानी खुशी और संपन्नता का जो बाहरी दिखावा होता है उसी को कहते हैं कीप अप अपीयरेंसेस। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब प्यारे दोस्तों हमें यहाँ पर्यायवाची देना है, पर्यायवाची देना है। ठीक है, शब्द है हमारा बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, बेलफुल का मतलब होता है खतरनाक। तो प्यारे दोस्तों हमें इसका सिनोनिम चाहिए, उसका सिनोनिम हो जाएगा मीनेसिंग, क्योंकि मीनेसिंग का मतलब भी क्या होता है, खतरनाक। ठीक है, अब आगे अन्य शब्दों की ओर बात करते हैं। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी टॉक्सिक से बना हुआ, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, जहरीला। तो टॉक्सिसिटी भी मतलब क्या हो गया, जहर से भरा। टॉक्सिसिटी मतलब जहर से भरा, हम कह सकते हैं यूजफुल, लाभदायक, लाभदायक। और सकल, सकल का मतलब होता है किसी की परेशानी में सहायता। ठीक है, किसी की परेशानी में सहायता करने को अपन सकल, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वापस से दोस्तों हमें इस दिए गए वर्ड का सिनोनिम देना है, इसका पर्यायवाची देना है। इविंस, इविंस का मतलब होता है दिखाना। कई बार ये वर्ड एग्जाम्स में हूबहू पूछा भी गया है। तो इविंस का मतलब होता है दिखाना, और नो डाउट यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि शो का मतलब भी दिखाना ही होता है। लुक का मतलब देखना भी होता है, दिखाना भी होता है, दोनों ही होता है लुक का मतलब। अप्लाई का मतलब लागू करना, कहते हैं ना मैंने ये चीज अप्लाई की। एविडेंस का मतलब होता है सब। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों एविडेंस का मतलब हो गया दिखाना, और शो का मतलब भी हो गया देखना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी दिए गए पूरी लाइन के लिए हमें एक शब्द चुनना है।
आइए देखते हैं। वन हु इज ए डैबलर। दोस्तों डैबलर, डैबलर का मतलब होता है शौकीन, लिख लेते हैं। डैबलर का मतलब होता है शौकीन। वन हु इज डैबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर, जो कि कला, विज्ञान या साहित्य में उसका शौक हो, जो इन चीजों का शौकीन हो, उस व्यक्ति को क्या, उस व्यक्ति को बोलते हैं दिलेटांट। उस व्यक्ति को बोलते हैं दिलेटांट, बोलते हैं, शौकीन ही कहते हैं इसको भी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। एस्थेट का मतलब होता है सौंदर्य का मतावलंबी, सौंदर्य का मतावलंबी। इसका मतलब होता है जो सौंदर्य की बात करना पसंद करता हो, जो सौंदर्य सौंदर्य को पसंद करता हो, वो एस्थेट कहलाता है। मैस्ट्रो, मैस्ट्रो का मतलब होता है संगीतज्ञ। संगीत का जो विशेषज्ञ होता है वो मैस्ट्रो कहलाता है। किसी भी कोई भी वाद्य यंत्र बजाने में, है ना, वो मैस्ट्रो कहलाता है। कनजर, कनजर का मतलब होता है प्यारे दोस्तों विशेषज्ञ। क्योंकि क्योंकि आर्ट, साइंस और लिटरेचर का, किसी कला का जो विशेषज्ञ होता है, विशेषज्ञ जो अच्छी जानकारी रखता हो, वो ऑप्शन डी होता है। तो हमारे लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। वापस से हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए प्यारे दोस्तों। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, यानी रात्रि 12 बजे से, रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है दोस्तों? एएम। वो क्या कहलाता है? एएम, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी मेरिडियम होती है। ठीक है दोस्तों? हम कई बार जो लिखते हैं ना एएम और पीएम, तो एएम का मतलब एंटी मेरिडियम ही होता है, यही वो चीज होती है। तो जो 12 बजे से, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे का, आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद, दोपहर के बाद। दोस्तों एंटीपोड्स की बात करूं तो एंटीपोड्स का मतलब होता है प्रतिलोम। साधारण शब्दों में समझाना चाहूं तो पृथ्वी के जब दो कोनों में अलग अलग देशों का जब अलग अलग समय चलता है उसको एंटीपोड्स कहते हैं। पृथ्वी के दोनों अलग अलग सिरों पे जो अलग अलग देशों का अलग अलग समय चलता है उनको एंटीपोड्स कहते हैं। ठीक है? एंटीनेट, एंटीनेट का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत से पहले, यानी उत्पत्ति से पहले का जो होता है उसको एंटीनेटल बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेट्स गो स्प्यूरियस। तो पहले दोस्तों यहां पर हमें इस वर्ड का चाहिए एंटोनिम, यानी अब हमें जो वर्ड दिया गया उसका विलोम चाहिए। ठीक है? वर्ड हमारा स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब होता है मिलावटी। ठीक है? जो कि वास्तविक ना हो, जिसमें कुछ मिलावट करके दी गई। तो दोस्तों अगर ये मिलावटी है तो मिलावटी का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, और स्प्यूरियस का मतलब होता है मिलावटी। तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत ये चले जाते हैं। आगे और वर्ड्स की बात करते हैं। सम्चुअस का मतलब होता है वैभवशाली, यानी संपन्नता से परिपूर्ण जो व्यक्ति या घराना या कोई भी चीज होती है वो सम्चुअस कहलाती है। और पर्टिनाशियस, पर्टिनाशियस का मतलब होता है आग्रही। जब हम किसी का आग्रह करते हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति पर्टिनाशियस कहलाता है। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट। छिटपुट मतलब जो कि नियमित ना हो, रेगुलर ना हो। जैसे भी बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, कभी कभी मावट हो रही है, कहीं मावट नहीं हो रही है।
तो हम कह सकते हैं कि बरसात अभी छिटपुट हो रही है। तो स्प्यूरियस का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम, वापस से मैं एंटीनम चाहिए, वापस से विलोम शब्द चाहिए। कॉन्विक्टेड, कॉन्विक्टेड का मतलब होता है दोष सिद्ध, यानी जिस पर दोष, जिसका दोष सिद्ध हो चुका, कॉन्विक्टेड, जिसका दोष सिद्ध हो चुका हो किसी भी अभियोग में। तो अब इसका जो एंटीनम होगा वो सीधे सीधे हमारे पास ऑप्शन डी है, अक्विटेड। अक्विटेड का मतलब होता है किसी को बरी कर देना या आरोप मुक्त हम कह सकते। जब जज किसी भी केस में किसी को बरी करता है तो वो अक्विटेड ही होता है, आरोप मुक्त ही कहलाता है। अन्य शब्दों की ओर ध्यान देते हैं दोस्तों। इंडिक्टेड का मतलब होता है अभियोग, यानी जिस पर केस चलाया गया हो, अभियोग का मतलब केस ही होता है। रिलीव्ड, रिलीव्ड एक रिलीव नाम के वर्ब से बना है। रिलीव्ड का मतलब होता है राहत, राहत भरा, या जिसको राहत प्रदान की गई। डिसमिस्ड का मतलब होता है खारिज, डिसमिस्ड का मतलब होता है खारिज। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर फोर चैम्बर्ड सेगमेंट्स, नीचे चार खंड दिए गए हैं। पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, हमें करेक्ट ऑर्डर यानी सही क्रम हमें बताना है। चार सेंटेंस हमें दिए गए हैं, कौन से सेंटेंस से शुरुआत होगी कहां अंत होगा वो हमें देखना। एक बार इनको पूरे को पढ़ते हैं। कंसर्न अबाउट द average temperature of planet Earth, governments all over the world, and its effects of the rise। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आर से शुरू हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे शुरुआत नहीं दे सकते हम। द एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर ये नाउन है, सोच सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द राइज से भी शुरू नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं हमारे पास मोटा मोटा एक नाउन कहां पर है, ऑप्शन आर में है। तो नंबर वन जो बनना चाहिए वो आर से शुरू होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं इसको। गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया भर की सरकारें। अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के बाद मुझे वर्ब चाहिए सेंटेंस। तो मेरे पास में कहाँ होगी, यहाँ पर ये देखो हेल्पिंग वर्ब है और फिर कंसर्न ये मेन वर्ब है, यानी आर के बाद में सेकंड नंबर पर पी आना चाहिए कि गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कंसर्न, यानी दुनिया भर की सरकारें चिंतित हैं, यानी आर के बाद में पी। अब आर के बाद में पी मतलब एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी हमारा आंसर। Governments all over the world are concerned about the effects, यानी विपरीत प्रभावों के बारे में चिंतित है, of the rise in the average temperature of planet, यानी पृथ्वी के सामान्य तापमान में होती वृद्धि के बारे में दुनिया भर की सारी सरकारें चिंतित है। और दोस्तों ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए वापस से हमारे पास फोर जम्बल सेगमेंट्स हैं, इनका पुनः हमें करेक्ट ऑर्डर सही क्रम बताना है दोस्तों। पढ़ते हैं इनको भी। ओनली व्हेन द मासेस आर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री, रियल डेमोक्रेसी विल कम इनटू बीइंग, अवेकन एंड टेक पार्ट। वापस से दोस्तों हम देख सकते हैं रियल डेमोक्रेसी ये हमारा एक नाउन आ जाता है, सेंटेंस की शुरुआत दी जाती है, यानी यहां पर भी आर से ही शुरू होगा, तो यानी ना बी हो जाएगा ना डी ना ही सी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट, क्योंकि यहां पर ओनली एक एडवर्ब से स्टार्टिंग है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री, और यहां पर अवेकन है यानी वर्ब आई हुई है। तो एक बार अपन इसको देख लेते हैं आर से। रियल डेमोक्रेसी विल कम इनटू बीइंग, यानी
वास्तविक लोकतंत्र अस्तित्व में आएगा ओनली व्हेन द मासेस आर अवेकन, यानी नंबर 1 पे आर, नंबर 2 पे पी, कि असली लोकतंत्र तभी अस्तित्व में आएगा जब मासेस आर अवेकन। यहां पर देखिए आर में हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद मुझे फॉर्म चाहिए, तो आर से सीधा कनेक्ट कर रहा मेरा ऑप्शन एस, माफ करें, पी से मेरा सीधा कनेक्ट कर रहा है ऑप्शन एस, तो क्या हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे वर्ब चाहिए, तो सीधा मेरा पी के बाद में एस आता है। वास्तविक लोकतंत्र तभी अस्तित्व में आएगा जब जनता जागरूक होगी एंड टेक पार्ट इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री, और देश की आर्थिक और राजनीतिक जीवन में हिस्सा लेंगे तभी। तो यानी दोस्तों ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यस दोस्तों, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमें इनकरेक्टली चुनना है ना कि करेक्ट। हम देख सकते हैं स्पेलिंग सही है, करेक्ट है, कार्निवोरस जिसका मतलब मांस भक्षी होता है उसकी भी सही है, की स्पेलिंग गड़बड़ है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि एनमिटी ये होना चाहिए था। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, एनिमोसिटी जिसको कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये आई का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वापस से मैं इनकरेक्ट वर्ड को चुनना है दोस्तों। सीधा सीधा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि पैरेलल की स्पेलिंग कुछ यूं होती है, डबल एल पहले आता है, सिंगल एल बाद में। हमारी स्पेलिंग में सिंगल एल पहले दिया हुआ है, डबल एल बाद में दिया, जो कि इनकरेक्ट होगा, यही हमारी सही स्पेलिंग होगी। और इसका मतलब होता है समानांतर, जो कि समान अंतर पे होता हो, ठीक है। हैज़ार्ड का मतलब जो कि तरीके से ना हो, बेतरतीब। बेतरतीब यानी जो कि बेढंग से किया गया काम होता है। चैंडलियर, चैंडलियर होता है जो घरों में झूमर लगाए जाते हैं, तो बड़े बड़े झूमर लगते हैं बीचों बीच। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब हो गया सौंदर्य से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द ब्रैकेटेड, ये ब्रैकेटेड इसकी बात कर रहे हैं, bracketed segment in the following sentence, if there is no need to do so select no, यानी इस ब्रैकेट में दिए हुए इस भाग को हमें जांचना है क्या ये सही है या गलत है। सही है तो नो इंप्रूवमेंट, और अगर गलत है तो एबीसी में से हमें इसका चुनाव करना। आइए पढ़ते हैं। आई हैड नो इंफॉर्मेशन अबाउट, पहले दोस्तों देखते ही समझ आ गया, इंफॉर्मेशन एस लगा हुआ है, हम देख सकते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जो डायरेक्ट एस और यस और आगे ए और एन नहीं लेता, इट मींस नो इंप्रूवमेंट तो नहीं आएगा। अबाउट द बैंक स्ट्राइक, सो आई हैड नॉट गॉट इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं होगा। आई हैड नो इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही जगह एस लगा हुआ है। आई हैड नो इंफॉर्मेशन अबाउट, यस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। वापस से दोस्तों वही वाला सेंटेंस है कि हमें इन ब्रैकेटेड दिए गए पार्ट को हमें जांचना है, सही है तो नो इंप्रूवमेंट, गलत है तो एबीसी में से चुनाव है। आइए पढ़ते हैं। शी शोड लिटिल इंडिकेशन ऑफ सरप्राइज व्हेन शी हर्ड द न्यूज, कि जब उसने खबर सुनी
उसने आश्चर्य का कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया। तो प्यारे दोस्तों, लिटिल इंडिकेशन ऑफ सरप्राइज, लिटिल इंडिकेशन ऑफ सरप्राइज, द लिटिल इंडिकेशन ऑफ सरप्राइज, नो एनी इंडिकेशन ऑफ सरप्राइज। तो पहले दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए, यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा हमें, तो सेम सा हो जाएगा। क्योंकि नो प्रूवमेंट इसलिए क्योंकि जब उसने खबर सुनी उसने आश्चर्य का कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया, कोई भी भाव भंगिमा ऐसे नहीं दी, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें किसी भी दुरुस्ती करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, दोस्तों हमें पैसिव पूछा गया, एक्टिव दिया गया है, हमें पैसिव का चुनाव करना। आर एडवोकेट इज आर्गुइंग, देखो इसके बाद में आईएनजी वाली फॉर्म आई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, द केस वेरी इफेक्टिवली। तो प्यारे दोस्तों, आर एडवोकेट हमारा सब्जेक्ट हो गई, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये आर्ग्यूइंग हमारी मेन वर्ब हो गई, और द केस मेरा ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ये मेरा एडवर्ब हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब हम पैसिव बनाते हैं दोस्तों, तो पैसिव कैसे बनता है, इज बीइंग, बीइंग, और आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। आइए देखते हैं, the case has been, यहाँ has been आ गया, देखते हैं खत्म हो गया ये। the case is arguing, दोस्तों केस अपने आप की आर्गुमेंट थोड़ी करते, केस इज आर्ग्यूइंग, यहाँ तो वापस से एक्टिव का सेंस आ गया, सीधे ही इसके बाद आएंगे आगे, ये भी इनकरेक्ट हो गया। the case is being argued, yes, is being argued very effectively by our advocate, और देख लेते हैं, the advocate is being, yes, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए डी में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ये था जो ऑब्जेक्ट था द केस, वो मेरा सब्जेक्ट बनना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म चुननी है, डायरेक्ट हमें दिया गया होगा, हमें इनडायरेक्ट चुनाव करना है। The thief said to the judge, pardon me, तो जज से कहा, न्यायाधीश से कहा, पार्डन मी, मुझे क्षमा करे। ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग हुई है, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से हुई है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। The judge, the thief said to the judge to pardon him. The thief requested the judge, oh, pardon me. The thief argued to pardon to the judge. The thief begged the judge to pardon him. अब मेरे प्यारे दोस्त देखिए, कंडीशन कुछ ऐसी है, चोर है, जज के सामने खड़ा है और खड़े होकर वो कह रहा है मुझे क्षमा करें, तो जाहिर सी बात है सेड तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सेड का मतलब सामान्य रूप से क्या, जज के सामने चोर सामान्य रूप से कह दे, बात बनती समझ में नहीं आती। क्योंकि कहेगा तो या तो वो विनम्रता पूर्वक कहेगा, या बिल्कुल एक प्रकार से भीख मांगते हुए उस हिसाब से, क्योंकि वो चोर है, जज के सामने खड़ा, ऑप्शन ए तो नहीं है। Thief requested the judge for pardon him, pardon me, अब यहाँ मी का मी आ गया, और कनेक्टर यहाँ पे टू होना चाहिए था तो फॉर आ गया, यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट हो गया। The thief urged the to pardon to the judge, यहाँ तो अर्थ का अनर्थ हो गया, चोर ने जज को अर्थ किया, लेने के देने पड़ गए, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट होगा। क्यों? ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ बेग्ड, बेग्ड का मतलब होता है दोस्तों जब आप गिड़गिड़ा कर किसी से कोई याचना करते हो, विनती करते हो, उसका मतलब बैक होता है।
पूरी नम्रता से, पूरी विनम्रता से, क्योंकि वो चोर है, जज के सामने खड़ा हुआ है। द थीफ begged द जज टू, अब इस वाले भाग को इस वाले भाग से जोड़ने के लिए हमारा कनेक्टर कौन सा बना, ट्रू, और उसे मी किस में बदल जाएगा, हिम में। ऑप्शन डी मेरा करेक्टर। आगे बढ़ते हैं। फ्लोट का हमारे सामने आया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेंज in fact are the ways of God. If a man is happy today, he may be dash unhappy the very next day. Some dash are pleasant and joyful, while others are full of dash and pain. One time, a person may find himself on top of the world, at dash is depressed and downcast. आइए दोस्तों बात करते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्या जीवन किस प्रकार के अनुभवों से भरा हुआ है? भिन्न भिन्न, सिस्टमैटिक, एक सिस्टम से दिए हुए, अलाइड जुड़े हुए, या एम्पलीफाइड प्रचुरता से बढ़ाए हुए। जीवन हमेशा, जिंदगी हमेशा भिन्न प्रकार के अनुभवों से भरी हुई। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, वो कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति आज हैप्पी है तो दूसरे दिन वो अनहैप्पी हो सकता है। इस बात को देखकर हम कह सकते हैं कि जीवन अलग अलग प्रकार के अनुभवों से भरा है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में स्ट्रेंज इनफैक्ट आर द वेज ऑफ गॉड। वास्तव में, इनफैक्ट मतलब वास्तव, वास्तव में ईश्वर के जो रास्ते हैं बहुत अजीब हैं। If a man is happy today, अगर एक व्यक्ति आज खुश है, he may be dash unhappy the, अब वो क्या हो सकता है, वो दूसरे ही पल बिल्कुल नाखुश हो सकता है। दूसरे पल क्या हो सकता है, बिल्कुल नाखुश हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। Some dash are pleasant and, अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है, देखिए एक्सपीरियंसेस की बात किसकी हो रही है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है एक्सपीरियंसेस की। तो यहाँ पर यही बात हमें चुननी पड़ेगी। तो कह रहा है कि कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे और खुशनुमा होते हैं, जबकि अदर्स आर फुल ऑफ, जबकि अन्य किससे भरे होते हैं, दर्द और दुख से भरे। सोरो का मतलब होता है दुख, इसी से सॉरी नाम का शब्द बनता है। ठीक है, कि 3 नंबर कहता है कि कुछ अनुभव खुशनुमा और अच्छे होते हैं, तो दूसरे अन्य जो अनुभव होते हैं दुख और दर्द से भरे होते हैं। दोस्तों, एट वन टाइम, एक समय में, ए पर्सन में फाइंड हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एक समय पे एक व्यक्ति अपने आप को दुनिया की सर्वोच्चता पर पा सकता है, और दूसरे ही क्षण और दूसरे समय में ही इज डिप्रेस्ड एंड डाउनकास्ट, यानी वो तनावग्रस्त और स्वयं में डाउन हो सकता। पहले दोस्तों, आज हमने यहाँ हमारा पेपर नंबर 807 का सॉल्यूशन देखा है। आशा करता हूं आप सबको ये समझ में आया होगा। इन नए वर्ड्स को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि सारा गेम आदत का है। थैंक यू सो मच दोस्तों।